जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। तो आज सभी को राम राम खम्मा गणी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप की जो जयंती है, आज 9 मई का वो दिन है दोस्तों। तो आज महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। महाराणा प्रताप के बारे में तो आप सभी को पता है। वो एक गीत आज सुना होगा आपने दोस्तों कि हल्दी गांठी में समर लड़्यो वो ते चक्रो असवार कटे। हल्दी गांठी में समर लड़्यो वो चेतकरो असवार कठे। मायडरो वो थारो पूत कठे। वो एकलिंग जी दीवान कटे। वो महाराणा प्रताप कठे। तो सुना होगा आपने। तो बात करते हैं आज महाराणा प्रताप के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जिसका जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1597 ईस्वी में, जिनकी मृत्यु भी 1597 ईस्वी में हुई थी। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का एकमात्र, हम बात करते हैं तो एकमात्र शासक और एकमात्र योद्धा जिसका जन्म विक्रम संवत 1597 ईस्वी को हुआ था, और जो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी 1597 ईस्वी को हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। दोस्तों महाराणा प्रताप, अब महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी को पता है कि इसे क्या क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे कहा जाता है हल्दी घाटी का शेर, इसे कहा जाता है, इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ केसरी इसे कहा जाता है, भारत का वीर पुत्र इसे कहा जाता है। तो ये जो बातें हैं ये किसके लिए है? महाराणा प्रताप के लिए है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप के नाम की लेकर के, इनके क्या क्या नाम है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इनके उपनाम, उपनाम क्या क्या है इनके, तो आपको ध्यान रखना है। इसे कहा जाता है मेवाड़ केसरी, कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भी इसे कहा जाता है। तो हम मेवाड़ का उद्धारक किसे किसे कहा जाता है हम वो भी बात करने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें मेवाड़ केसरी कहा जाता है। मेवाड़ केसरी इन्हें कहा जाता है। भारत का वीर पुत्र कहा जाता है। भारत का भारत का वीर पुत्र, भारत का वीर पुत्र इन्हें कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है। और हल्दी घाटी का शेर इसे कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर इसे कहा जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसे कहा जाता है दोस्तों मेवाड़ केसरी, इसे कहा, सॉरी, मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा जाता है। दोस्तों मेवाड़ का जो उद्धारक है वो 3 व्यक्तियों को कहा जाता है। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक तो आप पढ़ते हैं जब सिसोदिया वंश जो शुरू होता है तब हम पढ़ते हैं कि जो सिसोदिया वंश का जो संस्थापक था, एक उसे कहा जाता है। कौन था वो? विषम घाटी पंचानन के नाम से जिने जाता है। वो राणा हमीर सिसोदिया था। कौन था वो? राणा हमीर सिसोदिया था। और एक कौन था जो महाराणा प्रताप की जो सहायता की थी? वो भामाशाह था। कौन था? भामाशाह। और एक महाराणा प्रताप। इन तीनों व्यक्तियों को ही मेवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रख। अब महाराणा जो प्रताप थे दोस्तों, तो हम तीनों जो उद्धारक थे वो कौन कौन से थे, तो नोट लगाकर इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नोट लगाकर इसको लिखना है आपको कि मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, टोड के अनुसार किसे किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ध्यान रखना, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को कहा जाता है। महाराणा प्रताप को कहा जाता है। महाराणा प्रताप को कहा जाता है। और कहा जाता है राणा हमीर सिसोदिया को, राणा हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। राणा हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान
रखना है। हमीर सिसोदिया को कहा जाता है, और एक कहा जाता है मेवाड़ का जो उद्धारक कहा जाता है वो भामाशाह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भामाशाह को कहा जाता है। दोस्तों, मेवाड़ का कर्ण भी इसे कहा जाता है, दानवीर भी इसे कहा जाता है, और मेवाड़ का उद्धारक भी भामाशाह को कहा जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो चुके हैं, महाराणा प्रताप, राणा हमीर सिसोदिया, भामाशाह। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और आज तो वैसे भी महाराणा प्रताप की जयंती है, तो इस खुशी में भी आपको क्या करना है? महाराणा प्रताप को पढ़ना चाहिए, महाराणा प्रताप के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके जन्म के बारे में। तो महाराणा जो प्रताप का जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म। जन्म जो इनका हुआ था वो कब हुआ था? आपको ध्यान रखना है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कब आती है? 9 मई 1540 का वो दिन था दोस्तों। 9 मई 9 मई 1540 ईस्वी का। विक्रमी संवत आपसे पूछा जाएगा, विक्रमी संवत कितनी थी? 1597। विक्रमी संवत 1597। दिन कौन सा था? तो दिन आपको ध्यान रखना है, दिन रविवार का था। दिन कौन सा था? रविवार का था। तो ध्यान रखना है, दिन रविवार का था। और जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ के बादल महल की एक महल पर हम बात करते हैं। तो कुंभलगढ़ में एक गढ़ पड़ता है कटारगढ़। कटारगढ़, हम जो कुंभलगढ़ का जो ऊपरी जो हिस्सा है वो कौन सा है? कटारगढ़। कटारगढ़ के बादल महल में एक महल पड़ता है जनाना महल। तो उसकी चूनी कचहरी में जो जन्म हुआ था वो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप का जो औपचारिक राज्यभिषेक भी हुआ था 1 मार्च 1572 ईस्वी को, वो भी कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा जो उदय सिंह का राज्यभिषेक भी कुंभलगढ़ में ही जो हुआ था, और उनका जो विवाह भी कुंभलगढ़ में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ की कटारगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में, बादल महल के महल महल के जनाना जनाना कक्ष की जनाना कक्ष की जूनी कचहरी में, जूनी कचहरी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जूनी कचहरी में जो महल का जो एक हिस्सा जो होता है वो क्या, यहाँ पर एक जूनी कचहरी का जो नाम था, वहां पर एक महल का जो हिस्सा था, इस बादल महल में एक जनाना जो कक्ष था, उसमें जो ये कक्ष था, ये एक जो कहें से कि एक जो रूम होता है, जो इनका जो जो सोने का जो होता, तो वहां पर जो होता है उसको एक भाग का नाम था जूनी कचहरी। तो वो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ था इनका। और कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ की जूनी कचहरी में हुआ था। बादल महल की जूनी कचहरी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि जो कटारगढ़ मेवाड़ की आंख कहलाती है, मेवाड़ का जो तीसरा हम बात करें तो मेवाड़ की जो तीसरी आंख कहलाती है वो कौन कहलाती है? कटारगढ़ कहलाती है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना है, मेवाड़ की तीसरी आंख, तीसरी आंख इसे कहा जाता है कटारगढ़ को कहा जाता है। को कटारगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, अब महाराणा प्रताप के बारे में और इनके जो माता पिता कौन थे उनके बारे में बात करेंगे। चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था हम उसकी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो किस तरह से जो आज की जो जो क्लास रहने वाली है वो कहाँ तक रहने वाली है,
तो ये जो क्लास जो अंतिम रहेगा वो हम देख लेंगे कि वो कहाँ तक समाप्त होती है। ठीक है, जो 1 घंटे की जो है हमारी क्लास रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप के जो पिता थे दोस्तों, किसके पिता? महाराणा प्रताप के पिता, महाराणा महाराणा प्रताप के, महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? महाराणा उदय सिंह थे दोस्तों। कौन थे? महाराणा राणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह ने दोस्तों उदयपुर शहर बसाया था। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था और उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो माता थी, महाराणा प्रताप की जो माता थी, वो माता कौन थी? माता का नाम था दोस्तों जयवंता बाई। क्या नाम था? जयवंता बाई। माता का नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई कौन थी? जयवंता बाई कौन थी तो आपको ध्यान रखना है, ये बूंदी के अखेराज की, बूंदी के, बूंदी के अखेराज, अखेराज सोनगरा, सोनगरा की पुत्री, अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। तो आपको ध्यान रखना है। और इसका जो भाई था, इसका भाई, भाई का क्या नाम था? मान सिंह सोनगरा था। मान सिंह सोनगरा था। मान सिंह सोनगरा था। मान सिंह जो सोनगरा था, हम इसकी बात करेंगे आगे। जब महाराणा उदय सिंह की जब मृत्यु हुईगी, तब वहां पर एक तो मान सिंह सोनगरा था और एक ग्वालियर का जो रामशाह, कहें कि रामशाह तंवर था। राम सिंह, जिसे हम राम सिंह जी तंवर के नाम से पढ़ते हैं, तो वो ग्वालियर के थे। तो इनके द्वारा क्या हुआ था कि जब जगमाल को राजगद्दी पर बिठा दिया गया था, तब इन दोनों ने विरोध जताया था। क्या जताया था? विरोध जताया था। और महाराणा प्रताप को बाद में क्या हुआ था कि जो सुलुम्बर का जो कृष्णदास चुल्डावत था और अन्य सामंतों के द्वारा महाराणा प्रताप को क्या बनाया गया था? फिर राज्य अभिषेक जो किया गया था उनका, मेवाड़ की गद्दी पर उन्हें बिठाया गया था। ठीक है, तो जयवंता बाई के बारे में आप सभी को ध्यान रखना है कि ये किसकी थी? बूंदी के अखेराज सोनगरा की ये पुत्री थी। भाई का नाम मानसिंह सोनगरा था। इनका जो विवाह हुआ था, तो विवाह कब हुआ था इनको? जो 1537 ईस्वी में क्या हुआ था कि इनका विवाह हुआ था। महाराणा, अब महाराणा प्रताप के बारे में हम और बात करें आगे, तो महाराणा प्रताप की जो पत्नी थी, महाराणा प्रताप की पत्नी, पत्नी कौन थी दोस्तों? इनकी पत्नी का आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप की जो पत्नी थी वो कौन थी? अजबदे पंवार, अजबदे पंवार, अजबदे पंवार। अब अजबदे पंवार थी जो कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है, जो अजबदे पंवार थी ये बिजोलिया के, बिजोलिया के सामंत राम रख जी पंवार की पुत्री। ठीक है, और इसकी जो माता थी, इसकी जो माता थी वो कौन थी? हंसाबाई। माता का क्या नाम था? हंसाबाई, हंसाबाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अजबदे पंवार ये कहाँ की थी? बिजोलिया की थी। कहाँ की थी? ये बिजोलिया के सामंत थे एक राम रखजी पंवार, इसकी पुत्री थी। माता का नाम हंसाबाई था। ठीक है, अब इनका जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, इनका जो पुत्र हुआ था, वो पुत्र कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, इनका जो पुत्र हुआ था वो कौन हुआ था? अमर सिंह हुआ था। इनके पुत्र का क्या नाम था? अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह। अमर सिंह जी से महाराणा अमर सिंह के नाम से पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना। अब इनका जो जन्म हुआ था, ये इनका जो जन्म कब हुआ था? 1559 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1559 को। आप जन्म को छोड़ो, इसको जन्म को नहीं, आप बाद में लिख लेना। जब अमर सिंह को पढ़ेंगे तब उनका यहाँ पर पूरा जीवन लिख लेंगे। तो आपको पुत्र ध्यान रखना है, पुत्र कौन था? अमर सिंह था। ठीक है, अब ध्यान रखना है दोस्तों कि जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, ठीक, क्या रखना है आपको?
ध्यान रखना है, चेतक। चेतक, इनका घोड़े का क्या नाम था? चेतक घोड़े का नाम था। ठीक है। अब मेवाड़ के जो महाराणा उदय सिंह थे, माता का नाम जयवंता बाई था, बूंदी के अखेरा सोनगरा की पुत्री थी, भाई का नाम मान सिंह सोनगरा था, पत्नी का नाम अजब दे पवार बिजोलिया के सामंत रामरख की पुत्री थी, माता का नाम हंसाबाई था, पुत्र का नाम अमर सिंह था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो इतने बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब महाराणा उदय सिंह की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? महाराणा उदय सिंह के बारे में बात कर लेते हैं, कि इनके पिता के बारे में बात कर लेते हैं। महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। आपके सामने जब मैंने शुरुआत में महाराणा प्रताप का जो नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर जो स्लाइड पे लिखा हुआ आपको दिखा था, तो उसमें आपने शासनकाल पर हमने उसके आगे आपने दिनांक भी लिखी हुई थी, वहां पर जो सन लिखी हुई थी उसको भी देखा होगा। तो वहां पर जो 1540 से लेकर के 1597 तक वहां पर लिखा हुआ था, और मैंने इसीलिए वहां पर लिखी थी कि जो महाराणा उदय सिंह के बारे में भी वहां से आ जाएगा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा भी आ जाएगा, वरना जो महाराणा प्रताप का जो शासनकाल का जो मिलता है वो 72 से लेकर 97 तक ही मिलता है। ठीक है, तो मैंने उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक ही इसीलिए वहां पर लिखा था। ठीक है, महाराणा उदय सिंह दोस्तों, महाराणा उदय सिंह। अब एक क्या करते हैं, एक तो कि एक गुजरात का एक बाज बहादुर था, उसको क्या कर देते हैं, एक ये शरण दे देते हैं। अब शरण देने के बाद में इसके कई प्रयोजन थे, कि जैसे इन पर मुगलों के जो आक्रमण करने के भी कई उद्देश्य थे। उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो विचारधारा थी उनको लेकर के, और शरण देने का उनका तो क्या हुआ था कि इन्होंने शरण दे दी, तो उसका तो ये बहाना लिए थे मुगल, क्या कर लिए थे, बहाना बनाया था। ठीक है, अब उनकी एक साम्राज्य विस्तार की नीति को रखना। मेवाड़ रियासत एक ऐसी थी जो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और मुगलों से सामना टक्कर लेने के लिए अपना जो जज्बा रखती थी। और जब नागौर दरबार हुआ था 1570 ईस्वी में, तो राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने क्या कर लिए थे, उसमें अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु मेवाड़ रियासत ने उसमें भाग नहीं लिया और ना ही उनकी बात में अधीनता स्वीकार की थी। बाद में जो अमर सिंह प्रथम थे, तो उनके समय क्या हुआ था कि एक संधि हो गई थी, वो 1615 ईस्वी में। कब हुई थी? अरे बात 5 जनवरी 1615 ईस्वी में एक संधि हो जाती है, तो उसमें भी कई शर्तें रखी गई थी। अब हम थोड़ी सी महाराणा उदय सिंह के बारे में बात करें, तो इस पर जो इनकी जो पत्नियां की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि इनकी जो विवाह हुआ था इनका सर्वप्रथम, तो इनका सर्वप्रथम विवाह, इनका सर्वप्रथम सर्वप्रथम विवाह किसके साथ में हुआ था? जयवंता बाई के साथ में हुआ था। जयवंता बाई के साथ में। जयवंता बाई कौन थी, इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं। जयवंता बाई के साथ में हुआ था। अन्य पत्नियां, अन्य पत्नियां, अन्य पत्नियां कौन थी, तो आपको ध्यान रखना है, इनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम सज्जोबाई, सज्जोबाई। एक का नाम धीर रानी भटियाणी, धीर रानी भटियाणी। ठीक है, धीर रानी भटियाणी। अब धीर रानी भटियाणी और एक का नाम सज्जोबाई। सज्जोबाई का जो पुत्र हुआ था उसका नाम शक्ति सिंह था। सज्जाबाई के पुत्र का नाम क्या था? शक्ति सिंह। सज्जाबाई के पुत्र का नाम शक्ति सिंह था, शक्ति सिंह था। और धीर रानी भटियाणी के जो पुत्र हुआ था, इसके जो पुत्र हुआ था उसका नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल। जगमाल की भी हम बात करेंगे, शक्ति सिंह की भी हम बात करेंगे। तो पहले इनका नाम लिखते हैं जगमाल। कौन था? जगमाल हुआ था। तो बाद में ये उदय सिंह के बाद में अगला जो उत्तराधिकारी बना था वो कौन बना था? जगमाल। किसके प्रभाव में आकर? धीर रानी भटियाणी के प्रभाव में आकर के।
अब महाराणा जो उदय सिंह था दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि जयवंता जो बाई थी, जयवंता बाई, इसके जो पुत्र हुआ था, इसका पुत्र हुआ था प्रताप। कौन हुआ था? प्रताप। अब प्रताप को दोस्तों ध्यान रखना है, इसे बचपन में क्या कहते थे? बचपन में इसे कीका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे कीका कहा जाता था। और कीका जो शब्द आ जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है भीलों में, किसमें? भीलों में छोटे बच्चे को, भीलों में छोटे बच्चे को कीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो कीका को, जो सॉरी, जो भीलों के छोटे बच्चे को कीका कहा जाता है। और प्रताप की जो बचपन का नाम था वो भी क्या था? कीका था। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब की बचपन का नाम कीका था, पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम अजबदे था। और महाराणा प्रताप की आपसे पूछा जाए कि अन्य पत्नी कौन सी थी, महाराणा प्रताप की जो अन्य पत्नी थी वो कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना है महाराणा प्रताप की जो अन्य जो पत्नी थी वो छियर बाई थी। जो छियर बाई थी जैसलमेर की, वो राजकुमारी थी। तो आपको ध्यान रखना है महाराणा प्रताप की अन्य पत्नी, महाराणा प्रताप की अन्य पत्नी। आपको दिहर भी मिलेगा और छियर भी मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है छिहर बाई, छिहर बाई। ये कहाँ की थी? ये जैसलमेर की राजकुमारी थी। ये कहाँ की थी? जैसलमेर की, जैसलमेर की राजकुमारी, जैसलमेर की राजकुमारी। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करो या एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब दोस्तों, अब मुगलों के जो आक्रमण हुए थे तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। एक बार आपको ध्यान रखना है कि महाराणा उदय सिंह के द्वारा, महाराणा उदय सिंह ने 1559 को उदयपुर शहर बसाया, उदयपुर शहर बसाया था, उदयपुर शहर बसाया था। उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। उदय सागर, उदय सागर झील का, उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। उदय सागर झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, करवाया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे आता है दोस्तों कि जो अब चित्तौड़ के तीसरे साके का जो कारण था, वो क्या कारण था? चित्तौड़ पर, चित्तौड़ पर मुगलों का, चित्तौड़ पर मुगलों का घेराबंदी करना, घेराबंदी करना। अब इसका कारण क्या था? तो एक बात आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़ पर चित्तौड़ के तीसरे साके का कारण, चित्तौड़ के तीसरे साके का कारण। अब वो कारण कौन कौन से थे, तो उस बात को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह के द्वारा, महाराणा उदय सिंह ने गुजरात के, गुजरात के, गुजरात के बाज बहादुर को, बाज
बहादुर को क्या कर दी थी, शरण शरण दे दी। अकबर ने कहा कि मेरे शत्रु को मुझे वापस लौटा दो, किंतु उदय सिंह ने कहा था कि हम शरण में आए हुए व्यक्ति को वापस नहीं लौटा सकते हैं। कि वो एक कहते हैं ना कि जो अरे रघुवंशियों में एक कहावत है कि अपने जो वचन की जो रक्षा के लिए, अपने रक्ष की वो प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुवर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये कहावत किसके द्वारा कहा गया, किसने कही थी, सूर्यवंशी जो शासक थे, तो उनका जो ये कहावत थी ये कि इनका जो ये मान्य जो एक उनका वचन के लेकर के ये कहा गई थी कि रघुवंश एक रीत थी इनकी कि प्राण चले जाए परंतु वचन खाली नहीं जाना चाहिए। तो इनकी भी ये थी कि एक बार जो वचन दे चुके हैं तो उसका पालन करने के लिए अपने प्राणों को भी दांव में लगा सकते हैं, किंतु वचन से मुख नहीं सकते हैं, मत वचन को छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब उस वचन से मुंह मोड़ लेना तो इनके लिए क्या होता था, एक कलंकित होता था। तभी तो कहा गया है कि महाराणा प्रताप के बारे में, कहा गया वो हल्दी घाटी का शेर, मायरी थारो पूत कट है, वो एकलिंग जी दीवान कट है, वो महाराणा प्रताप कट है। जिसको इतिहास में आज भी सम्मान के साथ में याद किया जाता है, वो भाई महाराणा प्रताप थे। गुजरात के बाज बहादुर को शरण दे रखी थी। और दूसरा कारण था मुगलों का, अकबर का, या अकबर लिख देते हैं, अकबर के निजी संबंध की नीति। संधि प्रस्तावों को अस्वीकार करना, सभी संधियों को अस्वीकार कर दिया गया था, एक भी संधि को स्वीकार नहीं किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि महाराणा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। महाराणा ने मुगलों की अधीनता अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, मना कर दिया। कहीं लोभ लालच दिए गए थे, कहीं संधि प्रस्ताव भेजे गए थे। बाद में महाराणा प्रताप के लिए भी 4 संधि प्रस्ताव भेजे गए थे, किंतु उन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया था। और जो अन्य थी इनकी जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, एक जो नीति आ जाती है इनकी साम्राज्य विस्तार की, साम्राज्य विस्तार की नीति। ठीक है, तो इनको नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे। कर लिया नोट। अब दोस्तों हम उदय सिंह के बारे में चित्तौड़ के तीसरे शाखे में बात कर। अब तीसरे शाखा किस प्रकार से हुआ था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का कौन सा शाखा, तीसरा शाखा। तो पहला कब हुआ था सर, पहला जो हुआ था, पहला जो शाखा हुआ था 1303 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त 1303 ईस्वी को रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था और पद्मिनी ने जौहर किया था। गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे। पहले जो कत्लेआम किया गया था मेवाड़ में वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दूसरा जो आम कत्ल किया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था कत्लेआम। 30,000 लोगों का जो कत्लेआम किया गया था वो चित्तौड़ के तीसरे शाखे में किया गया था और अकबर के द्वारा वो किया गया था। पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो दूसरा अकबर के द्वारा ये महान जो कत्लेआम किया गया था। 30,000 लोगों का क्या कर दिया था, कत्लेआम कर दिया था इस अकबर ने। जो चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था वो 1567-68 में हुआ था। कब हुआ था, 67-68 ईस्वी में हुआ था। अब चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था इसमें किस प्रकार से शाखा हुआ था, किसने जौहर किया था और कौन वो व्यक्ति थे
जिन्होंने यहाँ पर केसरिया किया था, जिन्होंने वीरता सहित अपने युद्ध कौशल को युद्ध भूमि में प्रदर्शित किया था। ठीक है। अब इसका कुछ और कारण है कि इनसे पहले और भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, कि जैसे कि महाराणा उदय सिंह का जो दुर्ग से बाहर निकाला गया था, महाराणा उदय सिंह को अपने परिवार सहित उसे गिरवा की गोकुंदा की पहाड़ियों में भेज दिया गया था। और महाराणा प्रताप को भी उनके पानी में कुछ बेहोश की दवा मिलाकर उसे भी चक्रपाणी मिश्र के द्वारा, चक्रपाणी मिश्र को लेकर के वो महाराणा प्रताप और उनकी पत्नी अजब को एक गाड़ी में बिठाकर उन्हें भी दुर्ग से बाहर ले जाया गया था। इस कारण यहाँ पर भी जो अगर वो यहाँ पर रहते तो इस अब उनका बाहर निकालने का कारण क्या था? उनके जो सामंत थे, उनके वहां के जो लोग थे, उनका भी एक कारण था कि अगर हम वीरता पूर्वक लड़कर अगर मर गए, अगर वीरता से लड़े और अगर या तो हम जीतने वाले थे होने, क्योंकि अकबर के पास में 80,000 सेना थी। कितनी सेना थी? 60,000 या जो कई सारी उनके पास में सेना थी, और इनके पास में सेना कम थी। इस कारण जो युद्ध हारने का जो डर था वो ज्यादा था, और वही हुआ। अब हम बात करें तो चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था, इसमें कई सारे गोले बारूदें छोड़ी गई थी अकबर के द्वारा, कई दीवारें छोड़ी गई थी। बाद में इस दुर्ग की जो जिम्मेदारी ली थी वो एक तो कृष्णदास चोलडावत था सलुम्बर का, एक तो वो वहां पर था, एक जयमल था। जयमल कहाँ का था? ये मेड़ता का शासक था। मेड़ता अकबर ने छीन लिया था। बाद में सूचना मिली कि जब कहा जाता है कि जब अकबर वहां पर जो अपनी जो तोपें थी, जो वहां पर जो मिट्टी का जो किला उसने वहां पर बनवाया था, जो सपाते वहां पर उसने बनवाई थी, तो सपातों तो क्या हुआ था कि जो यहाँ के जो दुर्ग के जो लोग थे वहां पर किसी ने प्रकार से यहाँ रोजनाएं बनाकर उस सतापों को भ्रष्ट कर दिया था। किंतु बाद में जो उन सपातों के बारे में उनकी जो जमीन थी दुर्ग की, उसमें जो गोले या बारूद बिछाई गई थी, जिसके कारण उस दीवारों को क्या कर दिया गया था? उड़ा दिया गया था बाद में। और जो ऊपर जो मिट्टी का जो वहां किला था, उससे मेवाड़ की जो अरे चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था, उसकी दीवारों पर क्या किया गया था? वहां पर गोले छोड़े गए थे। ठीक है। अब जिस प्रकार से उन दीवारों को तोड़ा गया था, तो अंदर जो दुर्ग की जो जिम्मेदारी ले रखा था वो जयमल था। दोस्तों कौन था? जयमल था। अब वो दिन में तो उस दीवार को तोड़ दिया जाता है, और रात को वो जयमल था वो दीवार को वापस ही बना देता है। अब ऐसे ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा। बाद में पता चला कि जब बाद में पता चला कि इस दीवार को इतने रात की रात में बना कौन देता है, निर्माण कार्य में जो जयमल था वो भी बहुत माहिर था। अब अकबर को सूचना मिली कि इस जो हम अरे जो दुर्ग चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग में है, इसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम है जयमल। जयमल राठौड़। वो कहाँ का है? तो वो जिससे हमने मेड़ता छीना था, वो मेड़ता का शासक है जयमल। कौन है? जयमल। अरे अब पता चला कि अरे जो महाराणा उदय सिंह है वो कहां पर है? सर अंदर तो महाराणा है ही नहीं, न ही प्रताप है और न ही महाराणा है। तब अकबर ने पत्र लिख के भेजा एक जयमल को कि तुझे तेरा मेड़ता वापस दे दिया जाएगा, मेड़ता के साथ साथ में जो नागौर है वो भी तुम्हें वापस दे दिया जाएगा। तू जाकर वहां पर अपना जो ऐश कर, वहां पर मौज कर, और हमें जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो हमें सौंप दे। किंतु जयमल ने साफ मना कर दिया कि जो महाराणा ने इस दुर्ग की जो चाबियां मुझे सौंप कर दी है, और इसकी जो जिम्मेदारी मुझे सौंप कर दी गई है, तो मैं इसको पूरी श्रद्धा के साथ में निभाऊंगा। कि जो ये भूख है ये ऐसे ही नहीं बुझने वाली, ये वीरता की जो युद्ध भूमि की जो अग्नि जो जल रही है, ये ऐसे ही बुझने वाली नहीं है। जब तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा तब ये अग्नि शांत होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से उनका उत्तर हुआ था। अकबर बहुत नाराज हुआ था। बाद में उनकी वीरताओं से कहीं प्रभावित हुए थे, उसकी बात चर्चा करेंगे आगे। तो ध्यान रखना है कि साके से पहले चित्तौड़ के
चित्तौड़ के तीसरे साके से पहले, साके से पहले मेवाड़ी सामंत व सरदारों ने, मेवाड़ी सामंत व सरदारों ने, सरदारों ने महाराणा को, महाराणा को दुर्ग से, दुर्ग से परिवार सहित, परिवार सहित बाहर भेज दिया, बाहर भेज दिया। ध्यान रखना है दोस्तों, जो उदय सिंह था, कौन है? उदय सिंह, उदय सिंह दुर्ग से निकलकर, दुर्ग से निकलकर कहां चला गया था? दुर्ग से निकलकर ये गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। कहां पर चला गया था? यह गिरवा की पहाड़ियों में, गिरवा की पहाड़ियों में, पहाड़ियों में। और गिरवा की पहाड़ियों के बाद में आपको ध्यान रखना है, ये कहां पर गया था? गोकुंदा की पहाड़ियों में, गोकुंदा की पहाड़ियों में भी गया था। तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है, पहाड़ियों में चला गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा दोनों में से जो भी क्वेश्चन, अगर दोनों साथ में हो जाए तब तो गिरवा करना है, अगर गिरवा ना आए तो फिर आपको गोकुंदा करना है। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप को क्या कर दिया गया था? दुर्ग से बाहर निकाला गया था। तो ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को खाने में, खाने में बेहोश की दवा मिलाकर, दवा मिलाकर दुर्ग से बाहर निकाल दिया। और ध्यान रखना है, जब महाराणा को बेहोश, अब इनके साथ में, महाराणा के साथ में, ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के साथ में, तो इनके जो साथ में और कौन थी? इनकी पत्नी अजबदे, अजबदे। और इनकी जो सुरक्षा थी, इन दोनों की जो सुरक्षा थी, इन दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? चक्रपाणी मिश्र की, चक्रपाणी मिश्र की। ये कौन थे? ये महाराणा प्रताप का मित्र था। आपको ध्यान रखना है, ये एक महान ज्योतिषी था, एक ज्योतिषी, ज्योतिषी। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और महाराणा प्रताप का मित्र, महाराणा प्रताप का मित्र। ठीक है, इनके ज्योतिष शास्त्र, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था ज्योतिषी, और एक जो ग्रंथ लिखा गया था इनके द्वारा राज्याभिषेक पद्धति, एक ग्रंथ इनके द्वारा जो लिखा गया था। इसकी बात हम आगे कर लेंगे लास्ट में, जब महाराणा प्रताप का जो संस्कृति पढ़ेंगे, सांस्कृतिक काल पढ़ेंगे महाराणा प्रताप का, इनका जो निर्माण काल पढ़ेंगे तो उसमें हम इसकी बात कर लेंगे। इनका दरबार पढ़ेंगे महाराणा प्रताप का, तो उसमें बात की जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फिर आगे पढ़ते हैं। अब आगे आता है दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा शाखा। महाराणा प्रताप को भी भेज दिया,
उदय सिंह को भी भेज दिया, तो अब बचा कौन? अब उसकी बात करते हैं। अब ध्यान रखना है, दुर्ग में, दुर्ग में कौन कौन मौजूद था? तो वैसे तो कई सारे इनमें मौजूद थे, तो आपको ध्यान रखना है। अब मुख्य जो व्यक्ति थे दुर्ग में, सेना का मुख्य सेनापति कौन था? जयमल था। कौन था? जयमल। जयमल, आपको ध्यान रखना है, जयमल था। अब जयमल की अगर हम बात करें तो जयमल कहाँ का शासक था जी? यह है मेड़ता का, मेड़ता का शासक था। इनसे मेड़ता अकबर ने छीना। यह महाराणा उदय सिंह की शरण में चित्तौड़ आ गए। चित्तौड़ आ गए। ठीक है, यहाँ पर भी फिर अकबर का या क्या हुआ गया था? आक्रमण हो गया था। तो अब इसका एक भतीजा था दोस्तों, इसका जो भतीजा था, भतीजा, वो कौन थे? कल्लाजी राठौड़। कल्ला जी राठौड़। जयमल भी राठौड़ था, कल्ला जी भी राठौड़ थे। अब ध्यान रखना है कि इनका जो भतीजा था, अब कल्ला जी राठौड़ के जो पिता थे, इनके पिता, इनके पिता का क्या नाम था? आशा सिंह राठौड़। क्या नाम था? आशा सिंह राठौड़। आशा सिंह राठौड़। अब इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म वो मेड़ता में हुआ था। मेड़ता में, मेड़ता नागौर में। ठीक है। अब इसके जो उपनाम थे, इनके उपनाम, उपनाम दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? इसे चार हाथों के देवता कहा जाता है, शेषनाग का अवतार इसे कहा जाता है। वो कल्लाजी राठौड़ थे। अपने चाचा को कंधों पर बिठाकर जो चार हाथों से जब युद्ध भूमि में लड़े थे, तो इस कारण इसे चार हाथों के देवता कहा जाता है। लोक देवता की जो श्रेणी हम बात करते हैं, कि लोक देवता की जो श्रेणी में जो आते हैं वो कल्लाजी राठौड़ आते हैं। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग के रूप में पूजा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इनके क्या कहा जाता है? शेषनाग का अवतार। शेष नाग का अवतार, शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार कहा जाता है। और इसे कहा जाता है चार हाथों के देवता। चार हाथों के देवता, चार हाथों के देवता कहा जाता है, चार हाथों के देवता कहा जाता है। तो ये इसके बारे में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो केसरिया किया था, चित्तौड़, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1568, 68 में हुआ था। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो केसरिया किया था, केसरिया किसने किया था? एक तो था जयमल, वह फत्ता सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया था, सिसोदिया। अब जयमल और फत्ता जो सिसोदिया था, आपको ध्यान रखना है कि इसकी पत्नी थी एक फूल कुंवर। क्या नाम था? इसकी एक पत्नी थी, अब पत्नी का क्या नाम था? फूल कुंवर।
फूल कंवर था। पत्नी का नाम क्या था? फूल कंवर था। आपको ध्यान रखना है, पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम फूल कुंवर था। और इसने क्या किया था? जौहर किया था। इसने क्या किया था? जौहर किया था। इसने जौहर किया था। अब उस समय जो कल्लाजी की जो सगाई हो रखी थी, कल्लाजी राठौड़ की जो सगाई हो रखी थी, अब वो सगाई किसके साथ में हो रखी थी? कृष्णा कुंवर के साथ में। किसके साथ में? कृष्णा कुंवर के साथ में सगाई हो रखी थी। किसके साथ में? कृष्णा कुंवर के साथ में क्या रखी थी? इनकी सगाई हो रखी थी। तो ये इस बात को ध्यान रखना है। फत्ता सिसोदिया की पत्नी का क्या नाम था? फूल कुंवर था। इसने क्या किया था? जौहर किया था। केसरिया किसने किया था? जयमल फत्ता सिसोदिया के द्वारा किया गया था। एक और आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, डोंडिया सांडा के नाम से। सांडा डोंडिया आते हैं। अब जो डोंडिया जो सांडा था, उसके बारे में कहा जाता है कि एक सैनिक सैनिक उसका नाम था डोंडिया सांडा। डोंडिया सांडा। कहा जाता है दोस्तों कि ये चित्तौड़ दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर था। ये पहला जो दरवाजा था उस पर था कि जब तक जीवित रहा एक भी मुगल को दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया था। और आपको ध्यान रखना है कि ये लड़ता हुआ, अपने सिर कटने के बाद में भी लड़ता हुआ ये गंभीरी नदी तक चला गया था। मुगलों से लड़ता हुआ कहां तक चला गया था? ये गंभीरी नदी तक चला गया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये तब तक जीवित रहा तब तक एक भी मुगल को दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। यह लड़ता हुआ, यह लड़ता हुआ, लड़ता हुआ गंभीरी नदी तक, गंभीरी नदी तक चला गया था। चला गया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। गंभीरी नदी है दोस्तों, गंभीरी बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ चित्रकूट का वो दुर्ग जो जिसे चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है, दुर्गों का सिरमौर जिसे कहा जाता है, मेवाड़ शासकों का जो मुख्य गढ़ है वो चित्तौड़गढ़ को माना जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उसका जो निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा कराया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसे क्या कहा जाता है? उसमें इसे कहा जाता है राजस्थान का पहला जो लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का क्या है? पहला लिविंग फोर्ट है। एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जिसमें 7 दरवाजे हैं। आपको ध्यान रखना है, मीरा मंदिर वहां पर बना हुआ है। मीरा मंदिर वहां पर बना हुआ है। जयमल फत्ता सिसोदिया की छतरी वहां पर बनी हुई है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कल्लाजी जो राठौड़ थे, कल्लाजी राठौड़ ये हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य लड़ते हुए मारे गए थे। और जो फत्ता थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो फत्ता सिसोदिया था तो ये राम पोल के पास में लड़ता हुआ वीर गति को वो प्राप्त हुआ था। अब जयमल को जब गोली लगी थी पैर में तो वो गोली अकबर के द्वारा छोड़ी गई थी। अकबर की जो गोली छोड़ी गई थी, जिस बंदूक से वो छोड़ी गई थी, उस बंदूक का नाम संग्राम था। मेरे प्यारे साथियों, क्या था? उस बंदूक का नाम संग्राम था, जिसमें जयमल पर गोली चलाई थी अकबर ने। तो आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इसका नोट करो तो आगे बढ़े। जिस बंदूक से जिस बंदूक से अकबर ने जयमल को जयमल को गोली मारी थी, गोली मारी थी, उस बंदूक का नाम, उस बंदूक का नाम क्या था? संग्राम। उस बंदूक का नाम क्या था? संग्राम था। तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है। चित्तौड़ दुर्ग पर
चित्तौड़ दुर्ग पर मुगलों का। इससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अकबर ने महाराणा महाराणा उदय सिंह के पीछे उदय सिंह के पीछे तथा उन्हें परिवार सहित परिवार सहित पकड़ने के लिए पकड़ने के लिए किसको भेजा था? हुसैन कुली खां को भेजा था। किसे भेजा था? हुसैन कुली खां को भेजा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हुसैन कुली खां को भेजा था। हुसैन कुली खां को भेजा, किंतु क्या हुआ? यह असफल रहा। असफल रहा। उदय सिंह को यह पकड़ नहीं पाया, यह असफल रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, हुसैन कुली खां। अब और हम बात करें इसकी कि अकबर क्या कर लेता है? चित्तौड़ दुर्ग पर अब अधिकार कर लेता है। अकबर का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार अधिकार हो जाता है। अधिकार हो जाता है। चित्तौड़ दुर्ग पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। और आपको ध्यान रखना है, जिस दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो जाता है और बाद में क्या होता है कि अकबर जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर इस प्रकार से जो जयमल जो फत्ता थे, ये युद्ध भूमि में इतने जबरदस्त तरीके से कहा जाता है कि मेवाड़ का एक एक सैनिक मुगलों के 10-10 सैनिकों पर भारी था, क्योंकि उनमें अपनी मातृभूमि को लेकर जो जोश उनके दिल में था, उनके लिए जो कि वो एक तरह से क्या कर रहे थे कि वो विजय के उपलक्ष्य में युद्ध नहीं कर रहे थे। वो विजय के उपलक्ष्य में युद्ध नहीं कर रहे थे, वो अपनी मातृभूमि के लिए वो युद्ध को क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगाकर वो युद्ध भूमि में निकले थे। और एक एक सैनिक मुगलों के 10-10 सैनिकों पर भारी था। कहीं ने तो कहीं योद्धाओं को पछाड़ दिया था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अकबर ने अब क्या लिखना है? अकबर जयमल जयमल व फत्ता की वीरता से वीरता से प्रभावित प्रभावित होकर जयमल प्रभावित होकर क्या कर दिया था? अकबर जयमल व फत्ता की जो वीरता से प्रभावित होकर आगरा दुर्ग के द्वार पर आगरा किले के बाहर वीरता से प्रभावित इनकी मूर्तियां लगवाई। इनकी की प्रतिमा प्रतिमाएं लगवाई। ठीक है। अब रायसिंह की भी हम बात करते हैं कि वो जूनागढ़ के जो सूरज बोलता वहां पर भी गजारूढ़
इनकी जो मूर्तियां बनी हुई है तो वो राय सिंह ने भी वहां पर इन मूर्तियां लगवाई थी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो नोट लगाकर इस बात को भी आपको लिखना है। बीकानेर के राय सिंह ने भी राय सिंह ने राय सिंह ने जूनागढ़ के जूनागढ़ के दरवाजा 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 क्या नाम था? सूरज पोल पर, सूरज पोल के पास जयमल हत्ता की गजारूढ़ गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। आपको ध्यान रखना है, जो ये सूरज पोल था इसके पास में इसके पास में जयिता द्वारा जयिता द्वारा राय सिंह प्रशस्ति राय सिंह राय सिंह प्रशस्ति राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई थी मेरे प्यारे साथियों, लिखी गई थी, लिखी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। राती गांठी का जेवर इसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है इसे? जूनागढ़ को राती घाटी का जेवर इसे कहा जाता है, जूनागढ़ को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। अब भी राय सिंह की बात हो गई, अभी इसके बारे में अब और आगे बढ़ते हैं। अब चित्तौड़ का क्या हो जाता है? तीसरा शाखा हो जाता है। अधिकार किसका हो जाता है उस पर? अकबर का अधिकार हो जाता है। अब महाराणा प्रताप, सॉरी, जो महाराणा उदय सिंह था, अब वो क्या करता है कि एक त्योहार था होली का, तो आपको ध्यान रखना है होली के त्योहार के दिन, होली के, उससे पहले हम बात करें, एक दरबार लगाया जाता है अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में। अकबर के द्वारा नागौर में शुक्र तालाब के किनारे, शुक्र तालाब के किनारे आई छत्रपुर दुर्ग में, आई छत्रपुर दुर्ग में नागौर दरबार का आयोजन किया गया। तारीख पूछी जाए आपसे तो 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? आई चित्रपुर शुक्र तालाब के किनारे पर। जो शुक्र तालाब था वो ध्यान रखना है, लोगों के जो असमय पर जो के लोगों के द्वारा बनाया गया था, ये संकटकालीन परिस्थितियों में, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मेवाड़ रियासत को छोड़कर राजस्थान के अधिकांश रियासतों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ये जो बातें हैं आपको ध्यान है, क्या ध्यान है कि मेवाड़ रियासत को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? मेवाड़ रियासत को छोड़ करके, मेवाड़ रियासत, मेवाड़ वह एक रियासत आ जाती है दोस्तों मारवाड़ भी। वहां पर जो चंद्रसेन था वहां का जो शासक, उसने भी नागौर दरबार में तो वो गया था, किंतु वो कूटनीति देखकर अकबर की उस दरबार से वापस आ जाता है, जिसके कारण अकबर नाराज हो जाता है। ठीक है, और बाद में वो कहां पर चला जाता है? वो सिवाना की तरफ चला जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है।
मेवाड़ रियासत को छोड़कर, रियासत को छोड़कर, छोड़कर राजस्थान की, राजपूताने की कहो चाहे राजस्थान की, राजस्थान की अधिकांश रियासतों ने, अधिकांश रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े। तो अकबर की क्या कर ली थी, अधिकांश रियासतों ने क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी, केवल मेवाड़ रियासत को छोड़ करके। अब महाराणा उदय सिंह की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, महाराणा उदय सिंह की। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब होती है, 28 फरवरी, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। किस दिन होती है, होली के दिन, होली के दिन गोगुंदा में, गोगुंदा में। आपको ध्यान रखना है कि इनमें एक रीति रिवाज था यहाँ का, कि जो शासक गद्दी पर बैठता है, और ध्यान रखना है कि महाराणा की मृत्यु के बाद में तुरंत शासक बनना इनका क्या था, एक रिवाज था इनका। तो अब तुरंत गद्दी पर बैठना चाहिए, किंतु आपको ध्यान रखना है कि महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी, अपनी प्रिय रानी धीर रानी भटियाणी, धीर रानी, धीर रानी भटियाणी के प्रभाव में आकर, के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र, अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, किसको उत्तराधिकारी बना देता है, जगमाल को उत्तराधिकारी बना देता है। महाराणा का दाह संस्कार, महाराणा उदय सिंह का दाह संस्कार, दाह संस्कार करने के लिए कौन कौन गया था, ध्यान रखना है। एक तो राम रख जी थे, वो ग्वालियर से थे, वो भी आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि इनके मामा,
अरे यहाँ पे सबसे पहले तो लिखते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। अब इनके साथ में महाराणा प्रताप गए थे, दाह संस्कार कर दिया। आपको ध्यान रखना है महाराणा प्रताप को, इनको इनको जो सलूम्बर के शासक थे, सलूम्बर के सामंत सामंत कृष्णदास चोरडावत ने, कृष्ण दास चोरडावत ने तलवार बांधी थी। तलवार बांधी। महाराणा प्रताप को तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास चोरडावत के द्वारा महाराणा प्रताप को तलवार बांधी थी। और महाराणा प्रताप के जो नाना थे, इनके नाना नाना कौन थे? अखेराज सोनगरा थे। नाना कौन थे? अखेराज सोनगरा सोनगरा थे। ये जो अखेराज और सोनगरा थे, दोस्तों ध्यान रखना है कि ये मालदेव की तरफ से ये ग्रीष्मेल के युद्ध में लड़ते हुए शेरशाह सूरी से क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो आपको ध्यान रखना है ग्रीष्मेल के युद्ध में, ग्रीष्मेल के ग्रीष्मेल का जो युद्ध कब हुआ था? जो ग्रीष्मेल का जो युद्ध था 1544 ईस्वी में हुआ था। ग्रीष्मेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में हुआ था। इसे क्या कहा जाता है? और इसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है जैतारण का युद्ध, जैतारण का युद्ध में मालदेव की तरफ से शेरशाह सूरी से लड़ते हुआ वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़े। अब आपको ध्यान रखना है कि ग्रीष्मेल के युद्ध में तो पराजित हो गए थे, तो कि ध्यान रखना है महाराणा प्रताप के मामा कौन थे? मान सिंह सोनगरा। मान सिंह सोनगरा। और कौन थे? कृष्णदास चोरडावत। और एक ग्वालियर के राम सिंह जी। राम राम सिंह जी, इसे कहा जाता है रामशाह। रामशाह तुंवर। राम सिंह जी तुंवर थे। तुंवर ने अरे जगमाल के गद्दी पर बैठने पर विरोध किया। विरोध किया। अब क्यों किया विरोध? इसलिए कहा कि जो जगमाल था वो एक अयोग्य शासक था। उससे कहा जाता है कि उसे कहा गया था कि जब मेवाड़ पर इतने बड़े शत्रु का जो यहाँ पर घेराबंदी कर रखा है, यहाँ पर उस अधिकार कर रखा है, अब ऐसी स्थिति में अगर मेवाड़ का शासक अगर अयोग्य व्यक्ति को बना दिया जाता है तो उनका प्रभाव तो पहले से ही ज्यादा है, अब और ज्यादा हो जाएगा। मतलब मेवाड़ की जो स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इस कारण उन्होंने विरोध किया था।
अब विरोध करने के बाद में वो क्या होता है कि यहाँ पर उसको गद्दी से हटा कर दिया जाता है। कृष्णदास चुल्डावत के द्वारा उसको गद्दी से हटा कर दिया जाता है और उसके स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और इसी स्थिति को महलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। उसमें रीति रिवाज था कि यहाँ पर जो मेवाड़ में वो एक रीति रिवाज था कि जो शासक बनेगा वो पिता के दाह संस्कार में नहीं जाएगा। तो वो भी शगुन पूरा हो गया। और उसी दिन उसके बाद में क्या हुआ कि 1 मार्च को जगमाल को गद्दी से हटाकर कृष्णदास चुल्डावत ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक कब किया था? 1 मार्च 1572 ईस्वी को। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब ध्यान रखना है कि जब और इसी घटना को क्या कहा जाता है? इसी घटना को महलों की क्रांति कहा जाता है। महलों की क्रांति कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्या कहा जाता है? इसे महलों की क्रांति कहा जाता है। अब ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो इनकी जो जगमाल था, जो जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला जाता है। अकबर ने इसे आंधी व जहाजपुर की जागीर दी थी। और ध्यान रखना है, राय सिंह ने बीजा देवड़ा को हराकर सिरोही का क्षेत्र दिया। जगमाल 1583 में 83 में दंतानी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जगमाल था तब तक जीवित रहा तब तक यह मेवाड़ का शत्रु बनकर रहा था। तब तक जीवित रहा तब तक मेवाड़ का यह शत्रु बनकर रहा था। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। तो
आज की जो क्लास रहने वाली है, यहीं तक हमारी क्लास रहने वाली है। इसकी क्लास हम करें, इसकी जो बात करेंगे आगे की, और महाराणा प्रताप के बारे में। हमारा जो महाराणा प्रताप है वो तो यहाँ से शुरू ही नहीं हुआ, अब ये तो उदय सिंह तक का क्या रहा था, सीमित रहा था। जगमाल की हमने बात की, महाराणा उदय सिंह की बात की, चित्तौड़ के तीसरे साके की हमने बात की। आगे जो बात कर लेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। परिवार पर नए हो तो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।